नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, छत्तीसगढ़ में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पोस्ट निकला हुआ है और छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बाहर के प्रदेश के भी स्टूडेंट जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं। मुझे पता है कि सिलेबस के आधार पर आपका जो है बहुत ही कठिन सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें से लॉ सब्जेक्ट, इंडियन पेनल कोड, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 या आपके लिए जो सिजिल लैंड लॉ है, भू राजस्व संहिता, इसके लिए यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो नहीं बन रहे हैं। केवल एक या दो जो वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं वो केवल किताब पढ़कर, वो लॉ के प्रोफेसर नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर के टीचर ने भी मुझे रिक्वेस्ट किया हुआ है कि सर आप कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बच्चों को जो है उपलब्ध कराइए। आप लेक्चर मत दीजिए बल्कि मल्टी चॉइस क्वेश्चंस दीजिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे संबंधित आपको जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो पूछे जाने की पूर्ण संभावना है, 100% पूछा जा सकता है। और चूंकि मैं जो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कैंपस में यूजीसी नेट के अंतर्गत सीएमओ की निःशुल्क कक्षाएं भी चल रही है, जिसमें मुझे पढ़ाने का अवसर प्राप्त होता है। और वो बच्चे लोगों ने भी कहा है कि मुझे रिक्वेस्ट किया है कि आप जो क्लास ले रहे हैं उसके अलावा मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी डाल दीजिए। हालांकि मेरे चैनल में वीजीसी, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित बच्चे आते हैं और 12:30 बजे तो आपको अनिवार्यतः देखना चाहिए कि हम लोग करंट अफेयर्स, प्रतिदिन का करंट अफेयर्स जो अखबार में छपा रहता है या दिन भर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उनको हम लाइव क्लास चलाते हैं। और आपको बता दें, इसमें से बहुत सारे बच्चों का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपको सीएमओ के लिए या पब्लिक सर्विस कमीशन, सीजी या एमपी या बिहार के लिए आपको जरूर देखना चाहिए। साथियों, हम यहाँ पर आज के लेक्चर में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 से संबंधित 24-25 प्रश्न लेकर आ रहे हैं और इसी 24-25 प्रश्न में से ही जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलो हम चालू करते हैं, ज़्यादा समय न गंवाते हुए सीधा हम चालू करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। कुछ का जो है हम डिस्कशन भी कर देंगे ताकि लेक्चर के रूप में आपको जो है वो नोट्स बनाए जा सके। तो आइए सीधा चर्चा करते हैं कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन 24, यानी कि पहला क्वेश्चन हम लेकर आए क्वेश्चंस के ऊपर। कुछ का जो है हम डिस्कशन भी कर देंगे ताकि लेक्चर के रूप में आपको जो है वो नोट्स बनाए जा सके। तो आइए सीधा चर्चा करते हैं कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन 24, यानी कि पहला क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 प्रवर्तित कब हुआ था। प्रवर्तित मतलब लागू कब हुआ था, ये पूरे भारत में कब लागू हुआ था। तो ऑप्शन हमने दे रखा है 1 जुलाई, बी है 1 अक्टूबर, सी है 1 अगस्त या डी है 1 सितंबर। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हम आपको जल्दी से बता दे रहे हैं। इसका सही आंसर ए 1 जुलाई है, यानी कि 1 जुलाई 1882 को संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि स्थावर संपत्ति में क्या सम्मिलित नहीं है, क्योंकि संपत्ति शब्द का प्रयोग किया हुआ है तो स्थावर संपत्ति से है। ठीक है, संपत्ति का मतलब ये स्थावर संपत्ति है। स्थावर संपत्ति में क्या सम्मिलित नहीं है, यानी कि खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास। और चौथा दिया हुआ है उपरोक्त सभी। ये संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में डेफिनेशन दिया हुआ है, यानी कि क्या स्थावर संपत्ति नहीं है, क्या चीज नहीं है। याद रखिएगा, ये तीनों नहीं है। खड़ा काष्ठ,
उगती फसलें और घास, ये तीनों स्थावर संपत्ति नहीं है, उसके अलावा सब है। ये तीनों को स्थावर संपत्ति नहीं माना जाता। तो इसका ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी होगा। ये तीनों को याद कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, कितने प्रकार से संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है? जो स्थावर संपत्ति का हम अंतरण करेंगे, लेकिन कितने प्रकार से कर सकते हैं? 6 प्रकार से, 5 प्रकार से, 4 प्रकार से, 10 प्रकार से। तो हमने क्लास में बताया भी है। तो हम आपको इसका सही आंसर दे रहे हैं। इसका सही आंसर ए 6 प्रकार से। कौन कौन सा? विक्रय के द्वारा, ठीक है, बंधक के द्वारा, बंधक के द्वारा, ठीक है, 2 हो गया, बंधक हो गया, ये हो गया, लीज के द्वारा, विनिमय के द्वारा, ठीक है, विनिमय के द्वारा, दान के द्वारा और अनियोज्य दावे के द्वारा। ये 6 तरीका से किया जाता है। यदि समझ नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर दीजिए और उसको लिख लीजिए। चौथा प्रश्न है, केवल अचल संपत्ति का अंतरण हो सकता है? अचल संपत्ति का अंतरण, देखिए जो 6 प्रकार बताए हैं, 6 प्रकार के बताए हैं, उस 6 प्रकार में से केवल अचल संपत्ति जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, विक्रय का अंतरण हो सकता है। अचल संपत्ति विक्रय के द्वारा हो सकता है, बंधक के द्वारा होता है, पट्टे के द्वारा होता है, या उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन जो है डी सही है, उपरोक्त सभी। यानी कि अचल संपत्ति का अंतरण विक्रय द्वारा, बंधक द्वारा और पट्टे के द्वारा किया जा सकता है। आइए देखते हैं 5वां प्रश्न। यहां पर चल एवं अचल संपत्ति का किसके द्वारा अंतरण होता है? चल और एवं अचल संपत्ति का किसके द्वारा अंतरण होता है? तो ए है विनिमय, बी है दान, या दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, पहले हम अचल संपत्ति 3 तरीके से हुआ, तो अब चल और अचल संपत्ति का जो अंतरण होता है वो विनिमय के द्वारा और दान के द्वारा। इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। विनिमय मतलब एक्सचेंज, दान जो है, ये दोनों चीजें जो है चल और अचल संपत्ति दोनों के लिए होता है। ये अपवाद स्वरूप में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, संपत्ति अंतरण के लिए कितने पक्षकार होना चाहिए? कितने पक्षकार, कम से कम पक्षकार होना चाहिए? 1 या 2, या आवश्यक नहीं है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, याद रखना, संपत्ति अंतरण के लिए 2 पक्षकार का होना नितांत जरूरी है, कम से कम 2 पक्षकार। ठीक है, जैसे विक्रय में 2 पक्षकार, एक विक्रेता होगा, एक क्रेता होगा। ठीक है, दान में एक दानदाता होगा, एक दान ग्रहीता होगा, कम से कम बोल रहे हैं। ठीक है, 2 पक्षकार का होना जरूरी है। 7वां प्रश्न आ जाते हैं, संपत्ति अंतरण के लिए व्यक्ति क्या होनी चाहिए? संपत्ति अंतरण करेंगे, जो 6 प्रकार का जो अंतरण कर रहे हैं, और हम जो स्थावर संपत्ति का हम अंतरण कर रहे हैं, ठीक है, तो बोल रहा है कि जीवित होना चाहिए, जीवित या मृत दोनों चलेगा, या कुछ भी नहीं है प्रावधान, या इसमें से कोई नहीं है। इसका ध्यान दीजिएगा कि संपत्ति अंतरण के लिए व्यक्ति को जो है जीवित होना जरूरी है। मृत व्यक्ति के द्वारा जो है संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता। जीवित पक्षकार होना चाहिए, पक्षकार जीवित होना चाहिए। 8वां प्रश्न, व्यक्ति में क्या सम्मिलित है? यहां पर जो जीवित व्यक्ति या व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया हुआ है, केवल मानव, केवल कंपनी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, यहां पर व्यक्ति से तात्पर्य 2 प्रकार का व्यक्ति होता है। ये ह्यूमन बीइंग जो श्वास लेता है, और दूसरा जो निर्मित व्यक्ति कहते हैं, या हम कहते हैं कि विधिक व्यक्ति के नाम से जानते हैं। निर्मित व्यक्ति या विधिक व्यक्ति, जिसको कंपनी और संस्था के नाम से जानते हैं, कंपनी को कहा जाता है, निगम मंडल को कहा जाता है। ये व्यक्ति में जो संपत्ति अंतरण अधिनियम में व्यक्ति शब्द का जो प्रयोग किया हुआ है, मानव के लिए भी और कंपनी के लिए, दोनों के लिए प्रयोग किया है। यानी कि इसका सही आंसर सी दोनों है। यहां पर संपत्ति अंतरण अधिनियम में अनुप्रमाणित होना चाहिए कहा रहा है, अनुप्रमाणित होना चाहिए। अनुप्रमाणित से क्या तात्पर्य है? केवल लिखित स्वरूप में होना चाहिए अनुप्रमाणित, या 2 गवाह होना चाहिए, या लिखित भी हो और 2 गवाह की उपस्थिति भी हो, या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं, इसका सही ऑप्शन सी दोनों। एक तो लिखित और 2 गवाह, जो 2 पक्षकार जो सिग्नेचर कर रहे हैं उसको वो देख रहे हैं, और ये दोनों को अनुप्रमाणित करने के लिए 2 गवाह का सिग्नेचर चाहिए। लिखित में भी होना चाहिए और साथ ही साथ 2 गवाह का साइन होना चाहिए। गवाह किस लिए साइन करेगा? कि दोनों पक्षकार ने उनकी उपस्थिति में
एक एक चिन्ह दिया हुआ है। सिग्नेचर का मतलब चिन्ह देना होता है, इसलिए इसका आंसर जो है सी सही है। आइए हम 10वां प्रश्न देखते हैं। स्थावर संपत्ति में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है? कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है? मार्ग का अधिकार, भाटक वसूली करने का अधिकार, भाटक मतलब किराया, किराया वसूलने का अधिकार, पूजा करने का अधिकार या मछली पकड़ने का अधिकार। स्थावर संपत्ति में कौन सा अधिकार? क्योंकि स्थावर संपत्ति हमने बता दिया, स्थावर संपत्ति में 3 चीजें नहीं आता, खड़ा काष्ठ, उगते फसलें और घास, ये तीनों नहीं आती। ठीक है, मार्ग का अधिकार, भाटक वसूली करने का अधिकार, पूजा का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, यानी कि कौन सा अधिकार स्थावर संपत्ति है और कौन सा अधिकार स्थावर संपत्ति में नहीं आता है। याद रखना, पूजा करने का अधिकार स्थावर संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है, स्थावर संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता। यानी मार्ग का अधिकार, भाटक वसूली करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, ये स्थावर संपत्ति के अंतर्गत आता है। मछली पकड़ने, ये क्वेश्चन आए तो आपको सही डालना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न में से कौन सी संपत्ति चल संपत्ति नहीं है? चल संपत्ति नहीं है, खड़ी काष्ठ, फलदार वृक्ष, मछली पकड़ना और खड़ी फसल। इसका सही आंसर याद रखिएगा, फलदार वृक्ष चल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता। खड़ी काष्ठ जो है चल संपत्ति है, खड़ी काष्ठ, क्योंकि जैसे ही काटेंगे ले जा सकते हो उसको, खड़ी काष्ठ। और मछली पकड़ना ये चल संपत्ति है। खड़ी फसल जैसे काटेंगे ले जा सकते हो, क्योंकि उसको लिया जा सकता है, चोरी किया जा सकता है। खड़ी काष्ठ की चोरी हो सकता है, ठीक है, खड़ी फसल की चोरी हो सकता है, मछली पकड़ेंगे तो चोरी हो सकता है। फलदार वृक्ष की नहीं होता। फलदार वृक्ष जो होता है वो उसका जो है ये चल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है। आइए, इसका सही आंसर क्या है? फलदार वृक्ष है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी अचल संपत्ति है? कॉपीराइट, रॉयल्टी, प्रॉफिट या साख? इसका याद रखिएगा, अचल संपत्ति है बोल रहा है। यह कॉपीराइट अचल संपत्ति नहीं है, रॉयल्टी अचल संपत्ति नहीं है, प्रॉफिट प्राप्त करना अचल संपत्ति नहीं है, लेकिन साख अचल संपत्ति है। साख में टिक मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कोई एक अनुयोज्य दावा नहीं है। अनुयोज्य दावा से हम बता देते हैं, अनुयोज्य दावा क्या बोलते हैं। यहां पर एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। मान लीजिए मेरा घर है, मैं घर का स्वामी हूं, लेकिन मेरे कब्जे में नहीं है, अभी मेरे कब्जे में नहीं है, तो मैं कब्जे में नहीं है लेकिन स्वामित्व है, तो मैं अनुयोज्य दावा कर सकता हूं, यानी कि उस पर दावा कर सकता हूं, तो इसको बोलते हैं अनुयोज्य दावा। यानी कि स्वामित्व तो है लेकिन आपके कब्जे में नहीं है, आपके पास नहीं है, तो उसको बोलते हैं अनुयोज्य दावा, एक्शनेबल क्लेम। तो कह रहा है निम्न में से कोई एक अनुयोज्य दावा नहीं है। बकाया किराए के लिए दावा, फर्म में भागीदारी, व्यापार में फायदे का अधिकार, बंधक से प्रतिभूति प्राप्त करना। बंधक से प्रतिभूति प्राप्त करना, ये जो है व्यापार में फायदे का अधिकार, ठीक है, व्यापार में फायदे का अधिकार, क्या ये अनुयोज्य दावा है? यस। बंधक से प्रतिभूति प्राप्त करना ये अनुयोज्य दावा नहीं है, ठीक है, बंधक से प्रतिभूति प्राप्त करना। इसका सही आंसर डी है। यहां पर 14 कर रहा है, कौन सा अनुयोज्य दावा है? बंधक ऋण, मध्यवर्ती लाभ, डिक्री या भविष्य निधि। बंधक ऋण नहीं है अनुयोज्य दावा, मध्यवर्ती लाभ नहीं है, डिक्री का अनुयोज्य दावा नहीं किया जा सकता, यानी कि भविष्य निधि का, क्योंकि आप देखिए आपका पैसा है, भविष्य निधि का पैसा, लेकिन अभी आपके पास में नहीं है, लेकिन वो आपका पैसा है, इसलिए अनुयोज्य दावा किया जा सकता है। ये 14 का जो है डी आंसर सही है। 15, वसीयत संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। वसीयत संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, हाँ, नहीं, शर्तों के आधार पर या इसमें से कोई नहीं। वसीयत संपत्ति याद रखना, जो वसीयत करता है जिंदा रहेगा तो वसीयत संपत्ति को कोई नहीं खा सकता। मर जाने के बाद वसीयत संपत्ति का कोई वैल्यू रहता है, जिसके नाम पर क्या रहता है वो प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम जीवित व्यक्तियों के जीवित पक्षकार होना चाहिए, क्योंकि वो जीवित नहीं है, इसलिए वसीयत पर संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू नहीं होता। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है कि नहीं होता। बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 16, अजन्मे बच्चे के नाम से संपत्ति अंतरण किया जा सकता है। अभी पेट में है, मां के गर्भ में है, क्या उसके लिए संपत्ति प्राप्त किया जा सकता है?
क्या कोई जमीन खरीदा जा सकता है? तो कह रहा है ऑप्शन है हाँ, नहीं, हाँ भी और नहीं भी और कोई नहीं, इसमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर सही क्या है? यस, किया जा सकता है, हाँ, लेकिन ट्रस्ट बनाकर। मान लीजिए कोई संपत्ति है, उस संपत्ति को ट्रस्ट, लेकिन अजन्मे व्यक्ति के लिए संपत्ति को बढ़ाया जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता। जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता, जब तक वो बालिग नहीं हो जाता, उसको कोई बेच नहीं सकता, केवल उसका संरक्षक रह सकता है। उसके जमीन को बढ़ाया जा सकता है। अजन्मे बच्चे मतलब जो सेक्शन 13 में दिया हुआ है। यहां पर 17 शाश्वतता के विरुद्ध सिद्धांत किस धारा में प्रावधानित है? शाश्वतता के सिद्धांत का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दिया हुआ है A 13, B 14, C 15 या D 16। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर B 14 है। 14 केवल इसमें धारा पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान रखिएगा, भरण पोषण के अधिकार को अंतरित किया जा सकता है। भरण पोषण के अधिकार को अंतरित किया जा सकता है, जी हां, नहीं, प्रावधानित नहीं है, और कभी कभी किया जा सकता है। भरण पोषण, जो भरण पोषण दिया जाता है, ठीक है, भरण पोषण दिया जाता है तो उसको क्या अंतरित किया जा सकता है? ध्यान रखिएगा, पेंशन है, भरण पोषण है, इसको कभी अंतरित नहीं किया जा सकता, उसको बेचा नहीं जा सकता, या उसको बंधक नहीं बनाया जा सकता, उसको दान में नहीं दिया जा सकता, ठीक है, उसको मॉर्गेज नहीं किया जा सकता, एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखिएगा, भरण पोषण के अधिकार को अंतरित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 19, चुनाव का सिद्धांत लागू होता है, वो चुनाव नहीं है, यहां पर पक्षकार चुनने वाली बात है, यहां पर संपत्ति चुनने वाली बात है। तो वो चुनाव नहीं है जहां पर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है। इसलिए ऐसे तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। चुनाव का सिद्धांत लागू होता है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत, हिंदू में, मुस्लिम में, ईसाई में या सभी में। ध्यान रखिएगा, ये इसका आंसर सही जो है डी है, सभी में। हालांकि प्रावधान जो है कहता है कि मुस्लिम के लिए लागू नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर मुस्लिम के लिए भी लागू होता है। यहां पर थ्योरी ऑफ इलेक्शन यानी कि चुनाव का सिद्धांत किसके लिए लागू होता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के लिए लागू होता है, सभी के लिए लागू होता है। आइए हम यहां पर 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कपटपूर्ण अंतरण होता है शून्य, अवैध, अनैतिक या शून्यकर्णी? याद रखना, कपटपूर्ण अंतरण हमेशा शून्यकर्णी होता है, डी आंसर सही है, ठीक है। जैसे ही कपट खत्म हो जाएगा वो वैध हो जाएगा। कपट है, शून्यकर्णी रहेगा, शून्य नहीं होगा, और कपट जैसे ही खत्म हो जाएगा वो वैध हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कितने प्रकार के बंधक हैं? बंधक कितने प्रकार का होता है? 4, 5, 6, 7। इसका आंसर सी आंसर सही है, 6 प्रकार का होता है सादा बंधक। इस तरह से आपको पढ़ लेना है एक बार। यहां पर 22 नंबर क्वेश्चन, सादा बंधक सदैव होना चाहिए। सादा बंधक हमेशा क्या होना चाहिए? पंजीकृत, सादे कागज में लिख देना, या आवश्यक नहीं है, या इसमें से कोई नहीं। क्या सादा बंधक हमेशा पंजीकृत होना चाहिए, या सादा बंधक है तो सादा कागज में लिख दो, हो गया काम? बंधक मतलब मॉर्गेज। तो इसका सही आंसर ए है, पंजीकृत होना चाहिए, पंजीकृत, रजिस्टर्ड होना चाहिए। सादा बंधक जो है अनिवार्य होना चाहिए, दूसरा होगा नहीं होगा कोई मतलब नहीं है, लेकिन सादा बंधक पंजीकृत होना चाहिए। यहां पर 23, दान का पंजीकरण आवश्यक है क्या? जी हां, नहीं, प्रावधानित नहीं है, या कभी कभी किया जा सकता है, कभी कभी नहीं किया जाता। क्या आंसर सही है? दान का पंजीकरण आवश्यक है, जी हां, ये आंसर सही है, दान का पंजीकरण आवश्यक है। बिना पंजीयन कराए दान कोई 1 रुपया का वैल्यू नहीं है। हम अंतिम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा अंतरण मौखिक किया जा सकता है? कौन सा अंतरण मौखिक किया जा सकता है? पट्टे का त्याग, बी है दान, सी है किरायनामा, या डी है कब्जा, या डी है कब्जा। किसका मौखिक अंतरण किया जा सकता है? मौखिक। तो याद रखना, इसका सही आंसर पट्टे का त्याग। पट्टे प्राप्त करना मौखिक नहीं हो सकता, मौखिक नहीं हो सकता, लेकिन पट्टे का त्याग मौखिक अंतरण हो सकता है। ध्यान रखिएगा, पट्टे का त्याग। तो ये थी हमारी जो है 24 क्वेश्चंस। आपको यदि ठीक लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथियों,
हम चाहते हैं, चूंकि लॉ के प्रोफेसर होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि आपको सही मार्गदर्शन करना। शायद आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। लाइक करेंगे तो हम समझेंगे कि आपको आता है, आपको आ गया है, आपको फायदा हो रहा है। और इसी तरह का प्रश्न दूसरे सब्जेक्ट में लेना चाहेंगे तो हम ले सकते हैं, आईपीसी में भी ले सकते हैं, सिविल लॉ में ले सकते हैं, या आपका जो है अवशिष्ट पदार्थ में ले सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थ है। तो हम सॉलिड वेस्ट जिसको कहते हैं, पर्यावरण से जुड़ा हुआ चीज को भी बना सकते हैं। यदि आपको ठीक लगे तो लाइक करेंगे तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो नहीं बनाऊंगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।